तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग इसका एक्सरसाइज 4.1 का दूसरा पार्ट का सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके पास पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। आपको शब्दों में दिया हुआ है, इस शब्द को आपको क्या करना है? द्विघात समीकरण में निरूपित करना है। तो द्विघात समीकरण क्या होता है आपको पता है? द्विघात समीकरण क्या होता है मैंने कई बार बताया, फिर भी एक बार देखिए आप, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस तरह का समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। तो हमको ये जो शब्द में दिया है, हमको इस तरह से बनाना है इसको। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। इस क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि इनडायरेक्टली आपको लंबाई दिया हुआ है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो लंबाई इनडायरेक्टली दिया हुआ आपको समझना है। देखिए क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल 528 मीटर है। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? इसके अंदर का जो जगह है, जैसे देखिए यहाँ पर ये पूरे जगह, मतलब इतना सा लंबा और इतना सा चौड़ा, ये पूरे जगह जो हो जाएगा ये इसका क्षेत्रफल होता है। देखिए मैं जितना भाग को कलर कर दिया, टोटल भाग को ही मैं कलर कर दिया हूं, तो ये टोटल कलर भाग ही इसका क्षेत्रफल है। तो ये क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। क्षेत्रफल कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसमें स्टेटमेंट को आप ध्यान से जब पढ़ेंगे तो क्या कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। लंबाई अधिक है, लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। इसका मतलब अगर यदि इसका चौड़ाई पता हो जाएगा हमको, तो लंबाई भी पता हो जाएगा। हम इसका क्या कर लेंगे, चौड़ाई को मान लेंगे। चौड़ाई नहीं ना पता है तो इसको क्या करेंगे, चौड़ाई को हम x मान लेते हैं। तो लंबाई कितना हो जाएगा? देखिए लंबाई क्या कर रहा है, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो इसका चौड़ाई जब x हो जाएगा तो लंबाई कितना हो जाएगा? x का 2 गुना और प्लस में एक अधिक, तो कितना हो जाएगा? इसको गुणा कर लेंगे तो 2x प्लस 1। देखिए इसका क्या बोला था कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो हमने क्या किया कि चौड़ाई को मान लिया x, लंबाई कितना हो जाएगा? इसका 2 गुना यानी कि 2x से एक अधिक यानी कि प्लस 1। तो इस तरह से आप इसको मान लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको मानेंगे। पहला के लिए हम लोग मान लेंगे, लिखेंगे माना आयताकार भूखंड का, आयताकार भूखंड का लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? यहां लंबाई नहीं चौड़ाई मानेंगे हम लोग। चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? x मीटर तथा या तो इसीलिए लिखिए यहां पर, इसीलिए लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? चौड़ाई के 2 गुना यानी कि x का 2 गुना, तो क्या हो जाएगा? 2x और प्लस 1, इतना मीटर। अब क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 528 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल दिया हुआ, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल का फार्मूला बैठेंगे। तो लिखेंगे चूंकि लंबाई गुना चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल, ये होता है। लंबाई कितना है? लंबाई है देख लीजिए यहां पर 2x प्लस 1, चौड़ाई कितना है? x इज इक्वल टू क्षेत्रफल कितना है? 528। अब इसको अब गुना कर लीजिए, x से x को गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे ये गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 2x² प्लस इससे इसको गुणा करेंगे, हो जाएगा x इज इक्वल टू 528। अब इसका साइड चेंज कर लेंगे, इधर ले आएंगे इसको, 2x² प्लस x और ये इधर आएगा तो 528 बराबर में 0। आप देख पा रहे हैं कि ये इस रूप का है या नहीं है? अगर इस रूप का है तो ये द्विघात समीकरण है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसको हल करने के बाद जो शब्द में दिया हुआ था उसको हम लोग जो सॉल्व किए तो ये द्विघात समीकरण रूप में आ गया। तो हमको एक लाइन यहाँ पर लिखना पड़ेगा, लिखेंगे अब लैंग्वेज तो मार्क्स नहीं कटेगा। लिखेंगे अतः इस आयताकार भूखंड का लंबाई और चौड़ाई द्विघात समीकरण 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0 को
संतुष्ट करती है। तो इस तरह से इसका पहला पार्ट बनता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा पार्ट इसका देखेंगे। तो चलिए अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर संख्या क्या, शब्द क्या लिख रहा, क्रमागत। क्रमागत क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्रमागत मतलब क्रम जोड़ आगत, मतलब जो क्रम के अनुसार आता है उसे क्रमागत कहते हैं। तो हमें समझना है कि क्रमागत संख्या क्या होती है। देखिए क्रमागत जो है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसको आगे का संख्या बता सकते हैं। देखिए ये क्रमागत क्यों है, क्योंकि ये क्रम के अनुसार आ रहे हैं। 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है। अब 5 में आप +1 करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। 6 में +1 करेंगे कितना आएगा, 7 आएगा। 7 में +1 करेंगे 8 आएगा। तो इसीलिए क्रमागत है, क्योंकि ये क्रम के अनुसार आ रहे हैं। इसी तरह से आप किसी भी स्थान से शुरू कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं संख्या 20, तो 20 के बाद अगला क्रमागत क्या होगा, 21। 21 के बाद क्या होगा, 22। यानी कि सभी संख्याएं जो यहाँ पर एक एक अधिक है, यानी कि यह क्रमागत है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि क्रम के अनुसार आने वाले संख्या को क्रमागत संख्या कहते हैं। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 300 है। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं क्रमागत संख्या जो होगा सो 3 है, दूसरा क्रमागत 4 हो सकता है। अब हमको ये समझना है कि क्या 3 और 4 को गुना करेंगे तो 306 होगा, नहीं होगा। नहीं होगा मतलब यह संख्या नहीं होगा। इसी तरह से एक संख्या 20 होगा, दूसरा संख्या 20 होगा, या माफ करिएगा 21 होगा। तो क्या 20 और 21 को गुना करेंगे तो 306 होगा। अगर 306 हो जाता है तो ये संख्या होगा क्रमागत, नहीं तो हम इसको नहीं ले पाएंगे। तो ये किस स्थान से किस दो क्रमागत संख्या को बोला है नहीं पता है हमको, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। तो देखिए हमें जो पूर्णांक ज्ञात करना है इसको हम मानेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे माना पहला पूर्णांक। माना पहला पूर्णांक बराबर x तथा दूसरा पूर्णांक बराबर x + 1। x + 1 क्यों आएगा समझ में आ रहा है, क्योंकि ये अगर 20 है तो इसमें 20 + 1 करना होगा। अगर ये 19 है तो 19 + 1 करना होगा। ये 400 है तो इसको 400 + 1 करना होगा। मतलब अगला संख्या जो है इससे एक अधिक होगा, इससे ये वाला संख्या एक अधिक होगा, इसलिए +1 किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या करा, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, मतलब इन दोनों को हम गुना कर देंगे किसके बराबर हो जाएगा, 306 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार x × x + 1, यानी कि पहला क्रमागत पहला संख्या गुना दूसरा संख्या किसके बराबर आएगा, 306 के बराबर। तो 306 लिख देंगे। अब इसको आप गुना कर लीजिए, इससे x को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा x² और x से 1 को इंटू कर देंगे तो हो जाएगा x = 360, सॉरी 306। अब इस वाले पार्ट्स को इधर ले आइए। इधर ले आने का क्या जरूरी है, तो आपको पता है कि इस द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² + bx + c बराबर 0 होता है, यानी कि ये साइड में आपको 0 चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अचर पद को इधर ले आएंगे। तो ये हो जाएगा x² + x और -306 बराबर में 0। अब देखिए क्या इस रूप का है, बिल्कुल है। अगर इस रूप का है मतलब द्विघात समीकरण है। तो देखिए पिछला जैसे मैं लैंग्वेज लिखा था उस तरह से आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पहला संख्या दूसरा संख्या द्विघात समीकरण को संतुष्ट करती है, और नहीं तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। लिखेंगे चूंकि यह ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है, अतः x² + x - 306 बराबर 0 द्विघात समीकरण है। हमको क्या करना था, द्विघात समीकरण रूप में कन्वर्ट करना था, हमने कर दिया। तो इस तरह से इसका दूसरा पार्ट बनता है। आगे हम लोग इसका तीसरा पार्ट देखेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब इसका अगला पार्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। यहाँ पर इसको हटा लेंगे, यहाँ पर पूर्ण विराम होगा, फुल स्टॉप होगा।
देखिए क्या है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। अब देखिए आपको जो इस क्वेश्चन है ना, इस तरह का क्वेश्चन का आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा अच्छा से। 3 वर्ष पश्चात बोलेगा या पूर्व बोलेगा, उसका मतलब क्या होता है ध्यान रखेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में पश्चात बोल रहा है, पश्चात का मतलब होता है बाद, और अगर यदि पूर्व बोल रहा है तो पूर्व का मतलब होता है पहले। ठीक है, अब इसमें पश्चात या बाद या पूर्व या पहले का मतलब क्या होता है, इसमें हम क्या करेंगे सो समझिए। देखिए अगर यदि मान लेते हैं कि आपका क्लास 10th का स्टूडेंट है, दैट मीन्स आपका उम्र या तो 14 साल होगा, 15 साल होगा, मैक्सिमम 16 साल होगा। तो अभी जो 15 या 16 साल है वो आपका प्रेजेंट एज है ना, वर्तमान एज है। अगर वर्तमान एज है दैट मीन्स क्या होगा कि आप जैसे मान लेते हैं, आप लिख लीजिए आपका वर्तमान एज कितना है, 15 साल है। ठीक है, ये आपका वर्तमान आयु है, इसको क्या बोलेंगे, वर्तमान। वर्तमान क्यों, क्योंकि अभी आप जो है सो 15 वर्ष के हैं। अब एक बात बताइए, अभी आप 15 वर्ष के हैं, 5 साल के बाद आपकी उम्र क्या हो जाएगी, हमारा 5 साल के बाद आप 5 साल बड़े हो जाएंगे, यानी कि उम्र बढ़ जाएगी आपकी। तो इसका मतलब है 5 साल बाद आप 15 प्लस 5 वर्ष के यानी कि 20 वर्ष के हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा था कि जब आपसे बाद पूछेगा तो आपका उम्र जो है जितना साल बाद पूछेगा उतना बढ़ जाएगा। अगर मान लेते अभी आप 10 वर्ष के हैं तो आपको अगर 2 साल बाद पूछेगा तो 2 साल आप बड़े हो जाएंगे, यानी कि आपकी उम्र में 2 साल की वृद्धि हो जाएगी, तो 10 प्लस 2 हो जाएगा। आप अगर मान लेते हैं अभी 20 साल के हैं और आपसे 20 साल बाद का पूछेगा तो जाहिर सी बात है कि आप 20 साल और अधिक हो जाएंगे। तो जब भी बाद पूछेगा तो आप क्या करेंगे, प्रेजेंट एज में यानी कि वर्तमान आयु में आप जोड़ेंगे। और अगर इसी को पूर्व पूछेगा, अब देखिए इसको, अगर मान लेते हैं कि अभी आप 15 साल के हैं, 15 साल के अभी आपका वर्तमान आयु 15 साल है, और अगर पूछेगा 5 साल पहले आप कितने के थे, दैट मीन्स 5 साल पहले अभी से आप 5 साल कम के थे ना, तो कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 घटाना पड़ेगा। किसमें घटाएंगे, वर्तमान एज में ही। वर्तमान एज आपका 15 साल है और 5 साल बाद का पूछ रहा है, दैट पहले का पूछ रहा है, दैट मीन्स आप 5 साल कम के थे, यानी कि कम यानी कि माइनस, तो कितने साल के थे, 10 साल के थे। तो इस तरह से पूर्व और पश्चात का लॉजिक है, अब इसको समझना पड़ेगा। ये आपका क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन बनाना आपको हेल्प करेगा। तो देखिए यहाँ पर इसी तरह का क्वेश्चन है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि रोहन का वर्तमान आयु मानेंगे, लिखेंगे माना रोहन का वर्तमान आयु। रोहन अभी कितना वर्ष का है नहीं पता है, आप क्या कर लेंगे, उसको मान लेंगे। तो माना रोहन का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, अब रोहन की माँ कितनी, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो लिखेंगे इसीलिए रोहन की माँ का वर्तमान आयु। अब देखिए रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है, किससे बड़ी है, रोहन से बड़ी है, तो रोहन की उम्र कितना है, x वर्ष, और रोहन से बड़ी है मतलब प्लस हो जाएगा, कितनी बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि x प्लस 26 वर्ष, ये उसकी माँ का आयु, यानी कि ये दोनों का वर्तमान आयु है। लेकिन हमें क्या करना है, दोनों का 3 वर्ष पश्चात आयु का गुणनफल 360 है। तो अब हम जानेंगे, यहाँ पर या तो डायरेक्टली प्रश्नानुसार कर लेंगे या तो फिर इसका 3 वर्ष बाद निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, यहाँ पर प्रश्नानुसार आप लिख लेंगे। तो देखिए रोहन अभी कितना साल का है, x वर्ष का, तो रोहन जो है 3 साल बाद यानी कि 3 वर्ष पश्चात, 3 साल ज्यादा हो जाएगा तो x प्लस 3 हो जाएगा। अब इसकी माँ अभी कितनी साल की है, x प्लस 26 वर्ष की है, इसकी माँ भी तो 3 साल बाद 3 साल बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, 3 जोड़ देंगे, और इन दोनों के आयु का गुणनफल यानी कि रोहन का आयु और उसकी माँ का आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, 300, यहाँ पे देखिए 360 है, तो 360 हो जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए, x प्लस 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 29 बराबर कितना, 360। अब देखिए इसको आप गुना कर लीजिए, गुना कर लेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन गुना किया था उस तरह से, x
x को गुना करना है कितना से, x प्लस 29 से, और प्लस 3 से किसको गुना करना है, x प्लस 29 को, बराबर कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब देखिए इसको गुना कर लीजिए कितना हो जाएगा। तो चलिए इसको गुना कीजिए, यहाँ पे ब्रैकेट छूट गया है, ब्रैकेट आप यहाँ पे दे दीजिएगा। तो देखिए इसको गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, x को गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, 29x को गुना करेंगे तो 29x हो जाएगा, प्लस 3x को गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, और प्लस में 29 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 तिया 27, 3 दूनी 6, 7 8, 87 हो जाएगा, बराबर में 360। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस में 87, और इसको उठा के इधर ले आएंगे तो माइनस 360 बराबर में 0, 360 बराबर में 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 32x 360 में 87 जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा 273 बराबर में 0। अब देखिए ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, बिल्कुल द्विघात समीकरण है। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, फिर से पिछला क्वेश्चन जैसा लैंग्वेज लिखेंगे, चूंकि यह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से इसका तीसरा पार्ट भी सॉल्व होता है। अब हम लोग इसका अंतिम पार्ट, चौथा पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर, यहाँ पर चाल कर लीजिएगा, चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह इसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो सपोज करिए प्यारे बच्चों कि रेलगाड़ी अभी कहीं पर जो खड़ी है सो इस स्टेशन पर खड़ी है, और उसको जाना है यहाँ पर। इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, मान लीजिए ए और बी, ये दो स्टेशन है, दोनों स्टेशनों के बीच की जो दूरी है सो 480 किलोमीटर है। तो 480 किलोमीटर की दूरी को समान चाल से तय करती है। अब इसमें दूसरा जो कंडीशन है सो क्या है कि यदि चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया जाए, एक निश्चित चाल से चल रही थी, अब उसका चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाता है, तो वह इसी दूरी को यानी कि 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। जाहिर सी बात है ऐसा होगा भी, पॉसिबल है ऐसा, क्योंकि अगर यदि हम चाल को घटा देंगे तो समय बढ़ेगा, चाल को बढ़ा देंगे तो समय घट जाएगा, यानी कि क्या होगा कि जल्दी पहुंच जाएगी ट्रेन। तो हमको क्या करना है कि इसमें दो स्थिति लेंगे, हम दोनों स्थितियों को सॉल्व करेंगे। और आपको समझना होगा कि यहाँ देखिए दूरी दिया हुआ है 480 किलोमीटर, और इस 480 किलोमीटर का दूरी को तय करने में कुछ ना कुछ समय लगेगा। समय को हम लोग कुछ मान लिया करेंगे, और चाल भी होगा, ठीक है ना, ट्रेन की कुछ ना कुछ चाल तो डेफिनेटली होगी। तो हमको क्या करना है, दूरी समय चाल का रिलेशन को हमको बैठाना पड़ेगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको पता है क्या करना है कि जो निकालने बोलता है उसको हम लोग मान लिया करते हैं। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, मतलब हम सबसे पहले क्या मानेंगे, रेलगाड़ी की चाल। तो यहाँ पे लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। कुल दूरी कितनी है, तो यहाँ लिख लेंगे दूरी बराबर 480 किलोमीटर। चाल क्या हो समय क्या हो जाएगा, तो समय को हम लोग कुछ मान लेंगे, मान लेते हैं समय क्या है, ए है, ABCD कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए स्थिति नंबर 1 हो जाएगा। स्थिति नंबर 1 में क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल, ये सूत्र होता है। समय कुछ ना कुछ समय लगेगा ही। देखिए 480 किलोमीटर को, देखिए यहाँ पर क्या है, 480 किलोमीटर की दूरी को 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब वो चलती है
तो कुछ ना कुछ समय लगे, तो यही जो समय लगेगा उसको हम लोग ए मान ले रहे हैं। यहाँ पर ए माना गया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। या तो समीकरण एक इसको मान लेंगे, यहाँ पे चाल क्या है, x किलोमीटर, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 2 क्या होगा, देखिए स्थिति नंबर 2 में कहता है कि अगर यदि चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया जाए, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती चाल, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, फिर से फार्मूला बैठाएंगे यही वाला, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखिए समय उसको पहले कितना लगता था, ए, अब क्या होगा 3 घंटा अधिक समय लगेगी, तो ए प्लस 3 कर लेंगे। दूरी तो समान ही है, 480 किलोमीटर की दूरी को तय करना है, तो 480 किलोमीटर हो जाएगा। और चाल क्या हो जाएगा, पहले उसकी जो चाल थी x किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब इसकी चाल को x माइनस 8 करेंगे। क्यों, क्योंकि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम इसका करना है, हमको घटाना है। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे। अब देखिए समीकरण 2 से 1 को घटा लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाएंगे, समीकरण 1 में 2 को घटाएंगे, घटाने पर अब आपको ये लग रहा होगा कि समीकरण 1 में 2 को क्यों घटा रहे हैं, 2 में 1 को क्यों नहीं घटा रहे हैं। तो बहुत छोटा सा लॉजिक है, ये चाल क्या हो रही है, घट रही है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, छोटा राशि, ये बड़ी राशि है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चाल को घटाया गया है और यहाँ पर चाल नॉर्मल था, तो चाल जब घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, राशि वो छोटी हो जाएगी। राशि छोटी होगी मतलब हम क्या करेंगे, बड़ी राशि में छोटी राशि घटाएंगे, इसीलिए समीकरण 1 में 2 को घटाया जा रहा है। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो समीकरण 1 क्या है, ए माइनस यहाँ पर ए प्लस 3 बराबर, समीकरण 1 का ये राइट साइड क्या है, 480 बटा x, और माइनस में लिखेंगे 480 बटा x माइनस 8। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, a प्लस माइनस a हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का a प्लस माइनस का 3 बराबर, इसका एलसीएम ले लीजिए आप। एलसीएम क्या हो जाएगा, पता है x और x माइनस 8 का लघुत्तम क्या होगा, x माइनस 8 पता है आपको, बताया गया था कि 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। क्यों 6 होगा, क्योंकि 2 का पहाड़ 3 नहीं आएगा, 3 का पहाड़ 2 नहीं आएगा, तो इस कंडीशन में दोनों का गुणनफल ही एलसीएम होता है। तो x का पहाड़ x माइनस 8 नहीं आएगा और x माइनस 8 का पहाड़ x नहीं आएगा, इसीलिए दोनों का हम गुना करेंगे और वही मेरा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो चलिए अब यहाँ क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं। x से x को काटेंगे, देखिए x से इसको डिवाइड हो जाएगा तो कट जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस 8, x माइनस 8 किससे गुना होगा, 480 से, तो यहाँ x माइनस 8 लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे 480, थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ इसको, 480 से गुना कर देंगे x माइनस 8 को। फिर देखिए माइनस, यहाँ पर देखिए x माइनस 8 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 480, और 480 x से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 480 और ब्रैकेट में x। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का 3 बराबर, यहाँ पर इसको हल करिए, 480 का x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 480x, और माइनस इसको जब गुणा करेंगे तो 8 शून्य शून्य 8 64, 64 के 4 होगा, हासिल में 6, 8 चौके 32 और 6 38, माइनस इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 480 और x है तो x हो जाएगा, 480 गुना x 480x, बटा में इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में 8x। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए प्लस में है और ये वाला माइनस में है, तो प्लस और माइनस क्या होगा, कैंसिल, -3 बराबर -3840, और बट्टा में क्या है, x स्क्वायर माइनस 8x। अब देखिए ये माइनस से माइनस आप कैंसिल कर लेंगे, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इससे इसको गुणा करेंगे, इससे इसको गुणा करेंगे। तो देखिए पहले इसको गुणा करते हैं, अब कहाँ लिख दूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, चलिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पर इसको जब गुणा करेंगे हम लोग x स्क्वायर को x से, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और माइनस 8 से 3 को गुना करेंगे तो 8 3 के 24x, और माइनस इसको जब x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3840। अब इधर में क्या बचा, कुछ नहीं बचा, बराबर में हो जाएगा 0। एक मिनट ये बराबर से उधर रहेगा, बराबर में ये जाएगा। देखिए
एक बार रिमाइंड ये कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। इससे इसको गुना करेंगे तो 3 एकम 3x², इससे जब उसको 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 या 24x, और यही से गुना होगा तो बराबर से उधर हो जाएगा 3840। अब देखिए इसको हमको इधर लाना है, तो 3x² माइनस में 24x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस से इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 3840 और बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पर ये हमको क्या करना था, द्विघात समीकरण है कि नहीं ये जांच करना था बाकी क्वेश्चन की तरह। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि ये किसके रूप का है, ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0, यानी कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है उसके रूप का हमको दिख रहा है। यहाँ पर घात में क्या है, 2 है, घात में 2 है मतलब ये द्विघात समीकरण है। हम लिख देंगे चूंकि यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0 के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, यानी कि ये जो स्थिति है इसको द्विघात समीकरण बनाती है। तो इस तरह से हम लोग का दूसरा पार्ट भी खत्म होता है प्यारे बच्चों। अब हम लोग एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आप अगला वीडियो का इंतजार करेंगे, और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, ये आपके चैनल है, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने साथियों को, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, जिससे मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँ और आपका मैट्रिक का जो एग्जाम होगा, बोर्ड एग्जाम जो होगा, उसमें आपका हेल्प कर पाऊँ, ये मुझे बहुत खुशी होगी। तो निश्चित रूप से आप मुझे हेल्प करेंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। इसी आशा के साथ में आज के लिए नमस्कार प्यारे बच्चों।